अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में ऑडिट रिस्क, आइज़ा 200 का कॉन्सेप्ट, आइज़ा 315 रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट कवर किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली। सर, रिस्क असेसमेंट पे क्वेश्चन ना आना, मेरे हिसाब से अगर पेपर में रिस्क असेसमेंट पे क्वेश्चन ना आए तो मैं उस एग्जाम पेपर को डिफेक्टिव कहूँगा कि वो क्वेश्चन पेपर डिफेक्टिव है। अच्छा, ऐसा हुआ है पास में कि ये क्वेश्चन नहीं भी आया पेपर में, लेकिन अगर आप ICAEW, ACCA, इवन CA फाइनल्स का कोई भी पेपर देख लें तो ये हो कि ऑडिट रिस्क पे सवाल नहीं आया, ये नामुमकिनात में से है। रिस्क पे सवाल ना आना हर अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन आता है। और अच्छा, कैफ लेवल पे भी ट्रेंड तब्दीली आ गई है। कहाँ से तब्दीली आई है? आम तौर पर बताने वाले ये बताते थे कि भाई अच्छा, इस दफ़ा ऑडिट रिस्क आ गया है तो अब अगली अटेम्प्ट में नहीं आएगा। पिछली अटेम्प्ट स्प्रिंग 22 में उसने ऑडिट रिस्क पूछा 12 मार्क्स का। ये अभी जो ऑटम 22 की अटेम्प्ट गुजरी है 10 मार्क्स का ऑडिट रिस्क। तो अब जो ट्रेंड है, नहीं, इससे मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, और ये कई क्वेश्चंस में हुआ, कई टॉपिक्स में, कि भाई पिछली दफ़ा पूछ लिया, अब इस दफ़ा नहीं आएंगे। सारे टॉपिक्स दोबारा उसने पूछे हैं जो पिछली अटेम्प्ट में पूछे थे। ऐसा ऑडिट के पेपर में बहुत कम होता था। मतलब पिछली स्कीम में तो पेपर इंतहाई प्रिडिक्टेबल होता था। जो इससे पहले वाली स्कीम थी ना, ग्रेड इस तरह की थी कुछ कि हम बता देते थे कि भाई ये वाला पार्ट, ये वाला चीज़, ये टेस्ट होगी। वो मतलब इट वाज अ वेरी प्रिडिक्टेबल पेपर। जो नई स्कीम है, दे आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। सर अच्छा, ये क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट रिस्क्स, बिजनेस रिस्क्स एंड फ्रॉड रिस्क्स। अच्छा, फ्रॉड रिस्क तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क का आपने नाम तो सुना हुआ है। कहाँ बिजनेस रिस्क का कब नाम सुने? आइज़ा 315 में। कहाँ पर? व्हाट टू अंडरस्टैंड में। व्हाट टू अंडरस्टैंड में कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में होता क्या है? ठीक है, कोई भी ऐसा इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स के रास्ते में हायल हो रहा हो, रुकावट बन रहा हो। मैं अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था, कंपेटिटर ने एक एडवांस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ये मेरे बिजनेस के लिए एक बिजनेस रिस्क है, क्योंकि मैं अपना ऑब्जेक्टिव अब शायद अचीव नहीं कर सकूंगा। दिस इज अ बिजनेस रिस्क। मेरी मशीन ब्रेक डाउन कर गई, दिस इज अ बिजनेस रिस्क। मेरी इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो गई, दिस इज अ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का मतलब है प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स विद द बिजनेस। तो हम इसमें ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क के क्वेश्चंस कर लेंगे, और फ्रॉड रिस्क वाले क्वेश्चन जब वक्त मुनासिब आएगा तो उसमें कर लेंगे। अच्छा, आपको साथ ये एक अलग से कागज़ मिले? सर, ये नुस्खा है बेसिकली। इस टॉपिक पे ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होती हैं ऑडिट रिस्क पे, और ये पिछली कुछ अटेम्प्ट से ना ICAP ने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। पास पेपर्स में अगर आप जाएंगे ज़्यादा पुरानों में तो आपको नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। तो इसके लिए जो ये आपको नज़र आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टेक अवेज ऑफ डे 1 ऑडिट बूस्टर विद BQ, ये बेसिकली आप हटा दें। अभी मैं आपको इसका एक कंप्लीट वर्जन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन दूंगा। अभी मैं आपको टुकड़ों में ये दूंगा। क्या लिखा हुआ है? ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर ऑडिट रिस्क क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा था ना कि बिल्कुल बेबी स्टेप्स बना देंगे। झूठ नहीं बोला था ना, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी उस बात में। ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर ऑडिट रिस्क क्वेश्चंस में
आपको नजर आ रहा है स्टेप 1 और स्टेप 2? स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम सिनेरियो सच एज क्लाइंट ऑपरेटिंग इन अ हाई टेक इंडस्ट्री। स्टेप 2 में ना असल में 3 लाइनें हैं, तीनों में से आपने चूज करना है कौन सी लिखनी है। पहली, आइडेंटिफाई द एफएसएलआईज मतलब स्लैश डिस्क्लोजर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, दैट इज ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट और इनएडिक्वेट और ओमिटेड डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स की बारी आई है तो मैंने अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर नहीं लिखा, सेंस भी नहीं ना बनती। इनएडिक्वेट ओमिटेड सच एज इन्वेंट्री ओवर स्टेटमेंट और ओवर वैल्यूएशन, एक ये रिस्क टाइप का आपके पास आ सकता है। और आइडेंटिफाई दैट द रोम इज एट एफएस लेवल विद रीजनिंग such as company in process of listing could manipulate any part of FS। कंपनी स्टॉक अभी अनलिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हासिल करना चाह रही है, तो उस टाइम पर भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक अच्छी पोजीशन शो करना चाहेगी और उसके लिए अगर सही एक्चुअली अच्छी पोजीशन नहीं है तो उसकी एक रोजी पिक्चर पेंट करेगी, मतलब वो दिखाएगी जो कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन नहीं है। ये क्या है? ये रोम एट एफएस लेवल है। ये जो पिछला था फिर ये क्या था? ये जो पहली लाइन पड़ी थी, आइडेंटिफाई द एफएसएलआईज डिस्क्लोजर्स एंड डायरेक्शन, ये असर्शन लेवल रोम था। अच्छा, अभी एक और है, और मतलब अंग्रेजी वाला, आइडेंटिफाई दैट द फैक्टर क्रिएट्स अ डिटेक्शन रिस्क सच एज अ टाइम प्रेशर्ड ऑडिट। अगर टाइम प्रेशर्ड ऑडिट हो, टाइम प्रेशर्ड ऑडिट का क्या मतलब है? क्लाइंट ने जल्दी डाली हुई है कि भाई जल्दी जल्दी रिपोर्ट इशू करें, जल्दी का काम शैतान का। ऑडिटर ड्यू टू टाइम प्रेशर मे फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। आप पेपर में कुछ मिस्टेक्स टाइम प्रेशर की वजह से भी करते हैं। क्लियर हो गई बात? सम एग्जाम फोकस पॉइंट्स। नंबर 1, इफ अ रिक्वायरमेंट आस्क फॉर रोम डू नॉट डिस्कस। वैसे कोई बताने वाली बात नहीं थी पर मैंने कहा बता दूं। ये सही कह रहा हूं? ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क था ना। तो अगर रोम का पूछे तो ऑफ कोर्स डिटेक्शन रिस्क की बात नहीं करनी, लेकिन इसलिए बताने वाली बात है पेपर में मसला हो सकता है ना, भूल सकता है। और ये जो नुस्खा इसको क्यों कह रहा हूं, ये आपने सुबह दोपहर शाम देखना है, क्योंकि पेपर में पेपर से एक रात पहले आपने ये लाजमन पढ़ के जाना है। बाकी कोर्स रिवाइज करें ना करें, इस नुस्खे को लाजमन दे के जाना है, ये पेपर पास करवाएगा। नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाया ट्रेंड रेशियो एनालिसिस वेयर अ क्वेश्चन कंटेन्स एफएस एक्सट्रैक्ट्स। ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कंपेयर करना, रिसीवेबल डेज कैलकुलेट करना, पेएबल डेज कैलकुलेट करना, इस साल के भी पिछले साल के भी, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करना कि कहीं वो कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं दे रहे। बता रहे मुझे एक चीज बताएं, पिछले साल रिसीवेबल डेज थे 30, इस साल रिसीवेबल डेज हैं 50। व्हाट इज द रिस्क? देयर इज अ रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स के शायद इतने रिसीवेबल इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं पेमेंट में, पता नहीं पे करेंगे भी या नहीं। सो देयर इज अ रिस्क दैट रिसीवेबल्स में नॉट बी रिकवरेबल। तो रिस्क क्या है कि रिसीवेबल्स अंडर स्टेटेड हों और बैड डेट्स ओवर स्टेटेड हों, ये नहीं है। रिस्क है कि रिसीवेबल्स
ओवर स्टेटेड हो, बैड डेट्स अंडर स्टेटेड हो। ये सही बात अभी की है या नहीं? ठीक है, बाद वाली सही है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, क्लेम्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड, फोकस ऑन वेयर एफएस कुड गो रॉन्ग। क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो देख लेना वारंटी प्रोविजन कहीं अंडर स्टेट ना की गई हो। क्वेश्चन में उसने एक लाइन बस लिख देनी है कि भाई कस्टमर की कंप्लेंट्स प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट है, तो वारंटी प्रोविजन अंडर स्टेट होने का रिस्क हो सकता है ना, वारंटी फिर ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 3 क्या लिखे? लिंक रिस्पेक्टिव FSLIs विद द रेलेवेंट नोट्स इन द क्वेश्चन। ये वाली बात जब आगे अभी पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा। एक्सक्लूड वन ऑफ आइटम्स टू परफॉर्म अ लाइक विद लाइक कंपैरिजन, ये भी जब क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगा। समटाइम्स नो फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। अच्छा, ये एनालिटिकल प्रोसीजर जब कर रहे होते हैं, इस दफ़ा के नंबर को पिछले साल के नंबर से कंपेयर किया, बिल्कुल सेम है दोनों, तो समटाइम्स ये भी प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, मतलब लेकिन फॉर एग्जांपल जो पिछले साल रेवेन्यू था वो इस साल रेवेन्यू है, आपको बताया कोई प्राइसेस में चेंज भी नहीं है, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो ये भी सवाल। फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान पिछले साल का रेवेन्यू, मतलब कोविड से पिछले साल वाला रेवेन्यू और जो कोविड के साल वाला रेवेन्यू है, तो कोविड के साल वाले रेवेन्यू में सेल्स कम होनी चाहिए, अगर नहीं कम हो रही, सेम रह रही हैं, तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है। दिस सेम रहना भी जो है वो एक अनरीजनेबल क्वेश्चनेबल चीज है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बी अलर्ट इन द एग्जाम, इसके साथ लिख लें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बी अलर्ट इन द एग्जाम इफ इट्स एन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट क्या होती है? 2020 2021 ऑडिटर है AFF, इंगेजमेंट पार्टनर जो रिपोर्ट पे दस्तखत करता है। वैसे इंगेजमेंट पार्टनर अभी मैंने आपको पढ़ाना है कि कौन होता है इंगेजमेंट पार्टनर, वो बंदा जो रिपोर्ट ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रिपोर्ट पे दस्तखत करता है, उसका नाम है मिस्टर अकरम। ठीक है, 2021 AFF मिस्टर इंगेजमेंट पार्टनर मिस्टर सलीम। 2021 इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होगी। अच्छा, अब इसको बदल देता हूं, इसको कर देता हूं KPMG। अब इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होगी KPMG के लिए। तो बात समझ में आ गई कि फर्म जो है, क्योंकि ऑडिट फर्म अपॉइंट होती है एज ऑडिटर, तो फर्म सेम होनी चाहिए, पार्टनर्स बदल सकते हैं। अगर फर्म सेम है तो वो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट नहीं है, अगर फर्म बदल गई तो वो क्या है? इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है। अच्छा, अगर फर्म सेम रही तो फिर वो क्या है? अगर यहां पर ये क्या रही? AFF ही रही, ये इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट तो नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग ऑडिट इंगेजमेंट। रेकरिंग ऑडिट इंगेजमेंट से क्या मुराद है? इस साल भी ऑडिटर यही था, अगले साल भी ऑडिटर यही है। नहीं समझ आ रही बात? इसको कहते हैं रेकरिंग ऑडिट इंगेजमेंट। अच्छा जी, ये हमने टेक्निक्स एक दफ़ा तो देख ली, सम एग्जाम फोकस पॉइंट्स भी देख लिए। जब हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, हम दोबारा इसको एक दफ़ा देखेंगे। अभी जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है ना, वो स्टेप 1 और 2 है। आ जाए सर सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1 और इसके रिक्वायरमेंट पे बल्कि आ जाएं। रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्राइब 12 ऑडिट रिस्क्स इन प्लानिंग द ऑडिट
ऑफ स्कारलेट को। डिस्क्राइब 12 ऑडिट रिस्क्स इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ स्कारलेट को, 12 मार्क्स के लिए। इसका मतलब है, वैसे एक चीज हमने दोबारा सीख ली कि ये जो रिस्क असेसमेंट है ये ऑडिट की किस फेज में हो रही होती है, प्लानिंग फेज में, इनिशियल फेजेस ऑफ द ऑडिट में। देखें, एक फोकस्ड ऑडिट करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि कहां पर रिस्क ज्यादा है, कहां पर रिस्क कम है। तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरियाज पर बराबर अमाउंट ऑफ काम नहीं होता। ऑडिटर हर एरिया पर बराबर घंटे इन्वेस्ट नहीं करता। जो एरिया ज़्यादा रिस्किंग है, मेरे ख्याल में उन पे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, जो एरियाज कम रिस्किंग हैं उन पे कम टाइम लगाना चाहिए। ऐसे ही होगा या नहीं? ये बात फॉलो करें कि जो एरियाज ज़्यादा रिस्किंग हैं उन पर, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो एरियाज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं आप उन पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो एरियाज कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन पे कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जिन एरियाज के टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उन पे आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे एरियाज पे आप या तो टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करते या कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन भी तो सब्जेक्टिव होती है। कॉम्प्लिकेशन भी सब्जेक्टिव है और ऑडिटर की जजमेंट उसमें यकीनन इन्वॉल्व होगी। इनफैक्ट ये रिस्क असेसमेंट भी ऑडिटर की जजमेंट पे ही बेस कर रही होती है। ऑडिटर की जजमेंट में ये एक एरिया है जो कि रिस्की है, कल को जब वो टेस्टिंग करे, प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, तो उसको पता लगे ये तो मेरा एक वहम ही था कि इस एरिया में रिस्क है। जब प्रोसीजर्स किया पता लगा नहीं, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं निकली। ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज पॉसिबल कि आपको एक एरिया रिस्की लग रहा था, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, पता लगा सारी इंडस्ट्री का वाकई डाउनफॉल है, लेकिन एक कंपनी है जो आउट परफॉर्म कर रही है फॉर XYZ रीजन। जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए आपको पता अच्छा लगा, अच्छा ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इस कंपनी पे इतना अफेक्ट नहीं आया। थोड़ी बात को 10% 15% समझ में आ रही है? क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, कुछ मैं हैबिट्स आपकी डेवलप कराना चाहूँगा जिनका आपने ख्याल रखना है थ्रू आउट द सेशन जब क्वेश्चन पढ़ते हुए, क्योंकि सर ये हैबिट्स या तो आज डेवलप होंगी या ये पेपर तक भी नहीं डेवलप होंगी। तो जो काम आप क्लास में सारा टाइम सारा सेशन करते रहेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ 13 मार्च को एग्ज़ाम हॉल में भी जाएगा। जो काम आप सोचेंगे कि ये मैं बाद में कर लूँगा, वो नहीं होगा। इट इज़ 1 जुलाई 20x5, ये आज की तारीख है, इसको एक तो मार्क कर लें। आज की तारीख अगर क्वेश्चन में गिवन हो उसको लाजमन मार्क कर लिया करें। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ ऑरेंज एंड कंपनी। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ ऑरेंज एंड कंपनी। ये ऑरेंज एंड कंपनी कौन होगी? ऑडिटर, ऑडिट फर्म। अच्छा, इधर ऑडिट सुपरवाइजर की क्योंकि अब उसने बात कर दी है, मैं आपको फर्म की हायरार्की, आपने वर्ड हायरार्की सुना हुआ है? ये बता दूं कि ये हायरार्की किस तरह से होती है। पार्टनर, उसके बाद आ रहा होता है डायरेक्टर, उसके बाद आ रहे होंगे सपोज सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर, सेमी सीनियर, मतलब आधा सीनियर आधा जूनियर, और ऑडिट जूनियर। ये हायरार्की टिपिकली एक फर्म फॉलो कर रही होती है। सबसे सीनियर पोजीशन पार्टनर, फिर उसके बाद डायरेक्टर, फिर सीनियर मैनेजर, मैनेजर। हमें क्वेश्चन में क्या आपको किस पोजीशन पे रखा गया है? सुपरवाइजर की पोजीशन पे। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ ऑरेंज एंड कंपनी। वैसे आपके पेपर्स में ये ACCA से क्वेश्चन ड्रॉ आउट किया गया है, लेकिन आपके पेपर में आमतौर पर जब फर्म का वो नाम लिखेगा ना तो साथ लिख देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि ये ऑडिटर की बात हो रही है। प्लानिंग द ऑडिट ऑफ अ न्यू क्लाइंट स्कारलेट को फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2002x5। न्यू क्लाइंट को ना अंडरलाइन कर लें।
और ईयर एंड को भी अंडरलाइन कर लें। ये बहुत अजीम लोग हैं जिन्होंने सवाल बनाया है कि उन्होंने इतनी आसानी से बता दी है कि ये नया क्लाइंट है, वो क्या कहते हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये बड़ापन इनका माने सर, वरना आपके पेपर में ये सवाल ऐसे नहीं आएगा। आपके पेपर में आएगा योर फर्म रिप्लेस्ड द प्रीवियस ऑडिटर, या योर फर्म इज द इनकमिंग ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड दिस। तो ये सारी ज़बान आपने समझनी है कि ये कहना, शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, ये न्यू क्लाइंट है। सर अगर हम ACCA का ये पेपर देके सेम एग्जामिनेशन देंगे तो आई एम अनश्योर कि अभी करंटली क्या पॉलिसी चल रही है, क्योंकि कुछ चेंज है। जब मैंने किया था तो ACC पूरा ACCA क्वालिफाई करने के बाद एग्जाम्पशंस थी। न्यू क्लाइंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2x5। न्यू क्लाइंट को अंडरलाइन कर लिया, ईयर एंड को मार्क कर लिया। अच्छा, ईयर एंड को मार्क करने की हिकमत आपको अकाउंटिंग में तो बड़ी अच्छी पता है या नहीं? क्या होता है अगर ईयर एंड मिस हो जाए? मतलब आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन की टाइम अपोर्शनमेंट रह जाती है। ईयर एंड क्या है? 31 मई 2x5, ये है ना ईयर एंड। आपको बताया गया कि 1 मई 2x5 को एक एसेट परचेज किया है, तो इसकी डिप्रिसिएशन इस महीने की होनी चाहिए ना, मतलब उस पर 1/12 का फैक्टर अप्लाई होना चाहिए, और पेपर में हमेशा रह जाता है। मैं आपको इसका एक गुर सिखा देता हूँ, हो सके तो फिर मुझे दुआ लाजमन दीजिएगा। ईयर एंड को मार्क करने की आदत तो बनाएं, उसके बाद सिनेरियो में जब जब कभी कोई डेट आए ना, तो एक आदत बना लें कि वहां पर कहें 1 मिनट, और कहें लेट मी कंपेयर दिस डेट विद द ईयर एंड, लेट मी कंपेयर दिस डेट विद द ईयर एंड। सर ये आदत बना के अकाउंटिंग का बेशक कोई क्वेश्चन कर लें, अगर आपसे टाइम अपोर्शनमेंट रह गई, मेरा नाम बदल दीजिएगा। इस तरीके से रह ही नहीं सकती टाइम अपोर्शनमेंट। जस्ट दिस इज सिंपल टेक्निक, लेकिन अगेन अच्छा, अब आपको शैतान दिल में कह रहा होगा हाँ ये हम 13 मार्च को करेंगे। नहीं होगा 13 मार्च को, जब तक कि आज से लेकर 12 मार्च तक ये प्रैक्टिस ना फॉलो की, कि जब भी कभी कोई डेट है। अच्छा, अगर आपके पास कोई डेट आ जाए 1 जुलाई 20x5, फिर नहीं कंपेयर करेंगे, फिर भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने तो डेट का कंपैरिजन का कहा था ना। इस डेट को जब इस डेट से कंपेयर करता हूं तो पता लगता है ये कोई इवेंट आफ्टर द ईयर एंड है। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, IAS 37, नहीं IAS 10, IAS 10, 37 तो प्रोविजंस पे है ना। IAS 10 क्या है? इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड। ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद है ना, नहीं समझ आ रही? ठीक है, तो नॉन एडजस्टिंग भी हो सकता है और एडजस्टिंग भी हो सकता है। नॉन एडजस्टिंग होगा तो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लें फाइनेंशियल्स में, और एडजस्टिंग होगा तो डिस्क्लोज कर दें। गलत बोले, स्वैप कर दें इसको। नॉन एडजस्टिंग होगा तो डिस्क्लोज करें, एडजस्टिंग होगा तो डिस्क्लोज करें, एडजस्ट करें। ठीक है, गलती हो जाती है। न्यू क्लाइंट मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये एक इज्जतदार तरीके से उसने बता दिया। अगर कोई डिफरेंट तरीके से भी बताएगा तो मेरे ख्याल में जितना मैंने आपको झंझोड़ना था झंझोड़ दिया है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे भी मैं आपको ये दोबारा याद कराता रहूँगा। न्यू क्लाइंट है,
ठीक हो गई बात। बताएं जी, नया क्लाइंट है तो क्या हो गया? सर नुस्खा साथ रखना है आपने। स्टेप 1, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम सिनेरियो। अच्छा, ये आपने इस तरह से अभी अभी हम सीख रहे हैं, तो आपने स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना है, पेपर में ये नहीं लिखना। स्टेप 1 और स्टेप 2 ये वर्ड्स ये समझ आ रही है ना? मतलब ये मैं ब्लैक से जो लिख रहा हूं ना, ये आपने पेपर में नहीं लिखना। स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या बताया आपको कि ये क्या है? न्यू क्लाइंट है। तो मैं छापा लगा दूं। स्टेप 1 होता है छापा फ्रॉम द सिनेरियो, आसान अल्फाज में। ये तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज थी ना इधर नुस्खे में। स्कारलेट को इज अ न्यू क्लाइंट ऑफ द फर्म, या स्कारलेट को इज एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एक ही बात है, ठीक है ना? ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 क्या? आइडेंटिफाई द FSLI डिस्क्लोजर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। जो मुझे FSLI और डायरेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट बता देगा, मैं उसको मान जाऊंगा। बता दें कि नया क्लाइंट है तो कौन से FSLIs मिस स्टेटेड होंगे? हमें क्या पता? यही आप कहना चाह रही हैं, हमें क्या पता? तो मतलब इधर से निकल जाएं। इसके बाद और एक और ऑप्शन भी तो है। वो कौन सी ऑप्शन है? आइडेंटिफाई दैट रोम इज एट FS लेवल। आइडेंटिफाई दैट रोम इज एट FS लेवल। तो सर इसमें रोम पिछले साल का ऑडिट किसी और फर्म ने किया है ना? तो आपको याद है वो इंडस मोटर के जब अकाउंट्स देखे थे, 2022 के भी नंबर्स उसमें आ रहे थे और 2021 के भी आ रहे थे। 21 का ऑडिट सपोज KPMG ने किया है, 22 का ऑडिट AFF ने किया है। तो AFF के लिए ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। तो AFF को क्या रिस्क होगा कि ये जो 21 के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये 22 के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे ना? There is a risk of material misstatement in opening balances because prior period FS were audited by another firm. तो आपको एग्जैक्टली बस ये एक चीज, एक मिनट में बताता हूँ। एक चीज ये बतानी मकसूद थी, जब कभी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आ जाए, चुप करके आंखें बंद करके ये रिस्क लिख दें। और ये बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिनकी अटेम्प्ट में वो ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट देता है। ये मौका बार बार नहीं आता, ये कोई अटेम्प्ट होती है, या शादो नादिर, जिसमें इनिशियल ऑडिट, क्योंकि ये इजी मार्क्स है ना, तो इजी मार्क्स कभी कभी मिलती हैं। तो आपने क्या लिखना है? रोम इन ओपनिंग बैलेंसेस, क्योंकि पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक और फर्म ने ऑडिट की हैं। तो आपको एक रिस्क है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में कोई मसला हो। और बहुत बार, यकीन करें, ये रियल वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, बहुत बार ये जो एरर का नोट होता है, बहुत बार ये जो एरर का नोट होता है ना, IAS 8 तो नहीं आप लोगों ने पढ़ा हुआ? ये जो एरर का नोट होता है, ये अमूमन कब आता है? आप देखेंगे ऑडिटर भी चेंज हुआ होगा, नया ऑडिटर आया ना, उसने कहा नहीं ये तो आप लोग गलत करते आते, आपके ऑडिटर ने भी कुछ नहीं कहा। समझ आ रही है बात? कि ओपनिंग बैलेंसेस में क्या रिस्क हो सकता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये हमने रोम बता दिया।
इसके बाद ये न्यू क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम आप इसका ऑडिट कर रहे हैं। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 बिल्कुल सेम टू सेम ये कॉपी करने लगा, यही रहेगा जो ये वैसे बात तो देखें, मैंने कहा था ना कि ये एक दफ़ा क्वेश्चन जब आपको समझ आना शुरू होगा आपने कहना है नहीं। हाँ बस स्टार्ट कर दें। ओके अच्छा, स्टेप 1 पूरा वो सेम टू सेम कॉपी। AFF फर्स्ट टाइम एक ऑडिटर फर्स्ट टाइम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे, डिटेक्शन रिस्क भी तो ज्यादा नहीं होगा? क्यों ज्यादा होगा? तो उसको पता ही नहीं पीछे क्या था। पता ही नहीं पीछे क्या था, मतलब वो हैप्पी बर्थडे वाला केक नहीं है, वो केक नहीं है। और केक क्या था जरा बताएं? एक मिनट आराम, ऐसे इसको इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना, मैं आपको याद करा के ताकि भेजूं। क्यूम्यूलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब जरा तेजी से बोलें एक बार फिर, जिसको कहते हैं केक, क्यूम्यूलेटिव ऑडिट। ये इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट में नए ऑडिटर के पास नहीं होता, रेकरिंग ऑडिट हो तो होते, तो होते, तभी तो होते। डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि केक नहीं है, नो क्यूम्यूलेटिव ऑडिट या लिमिटेड क्यूम्यूलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की वजह से वो मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट ही ना कर पाए, उसके प्रोसीजर्स मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट ही ना कर पाए। ये बेसिकली बात है। बस आखिरी आप लोगों की इजाज़त से, ज़ाहिर है उसके बगैर तो ये हो नहीं सकती क्लास। आप लोगों ने जिस तरह सब्र का मुजाहिरा किया, इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा, और आप लोगों ने साबित कदम रहना है इस मामले में। बस रिमूव कर दूँ ना? अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने कहा वो प्रोटेस्ट में आप लोग नोट भी नहीं कर रहे कि बस ठीक है। फिर ये लास्ट सेशन में क्योंकि बच्चों ने ना थोड़ा सा ट्रबल किया था, उनसे तो आप लोगों का कोई इंटरेक्शन नहीं है जो पिछले सेशन में स्टूडेंट्स थे, किसी का है तो नहीं? ठीक है, वो वैसे बहुत नहीं बैच वो बहुत अच्छा था। सर वो कह रहे थे घड़ी की तरफ देखकर तो सच चुके थे। है सॉरी, वो कह रहे थे घड़ी की तरफ देखकर तो सच चुके थे। ये मैंने उन्हें मना भी किया था कि ये स्कीम उन्होंने जो है ना वो बोल बोल के बता दिया सबको। अच्छा वो बहुत बेबाक लोग थे, मैं बता रहा हूँ वो लोग। एक लाइन मेरे खातिर अब इतनी बड़ी उस्ताद की खातिर, स्कारलेट को एक लाइन, वाकई एक लाइन, स्कारलेट को मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स फॉर यूज इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। स्टेप 1 और 2 लिखे हुए हैं। वैसे देखें 2 रिस्क्स की जगह बनी हुई है बोर्ड पे, लेकिन हमने क्योंकि एक लाइन की बात की है।
स्टेप 1, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम द सिनेरियो। वो तो प्रोसीजर है इंक्वायरी, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। अभी वो कह रहा है रिस्क बताओ, तो रिस्क फैक्टर क्या है? अच्छा, ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी कोई लाइफ होती है या ये अनलिमिटेड लाइफ के होंगे? एक्सीलेंट। कुछ लाइफ प्रोबेबली हो सकती है, पोटेंशियली, अगेन मैं रिस्क असेस कर रहा हूं क्योंकि। तो केमिकल्स जिनकी कोई लाइफ, कोई एक्सपायरी, कोई इस तरह की चीज होगी कि मतलब एक्सपायरी से मुराद है कि उसकी इफेक्टिवनेस में भी एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी एक्सपायरी ख़त्म हो जाए। तो ये केमिकल है, लाइफ एक्सपायरी, तो इसकी बेसिकली जो ऑब्सोलेसेंस है या इसका ओल्ड हो जाना, इसकी वजह से स्टेप 2 में मुझे बताएं 3 ऑप्शंस थी। पहले वाला ऑप्शन लिखेंगे क्या? जरा लिखवाते हैं इन्वेंट्री। अच्छा, शुरू इस तरह से कर दो, रिस्क इज दैट, आप लोगों की इजाजत से। यहाँ पे रेवेन्यू भी तो ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ केमिकल्स वगैरह में बाय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, उस तरह वो भी रिस्क आप मेंशन कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। रिस्क इज दैट इन्वेंट्री मे बी overstated and हाँ ठीक है, if not written down to lower of cost and NRV। ये वाला पार्ट तो आप लोग अकाउंटिंग से सीख के आए हैं, नहीं भी सीखा हुआ तो मैं भी सिखाऊंगा। वैसे IS 2, IS 16, IS 37, 10 वो सारे पढ़ाने हैं मैंने। इफ नॉट रिटन डाउन टू द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यहाँ पर सारे क्लियर हैं। अच्छा, एक पार्ट छोड़ दिया, ये स्टेप 1 और 2 के दरमियान में ना एक स्टेप है जो मैंने आपसे को नहीं बताया। वो आपने पेपर में लिखना भी नहीं है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस के लिए ना वो स्टेप कमाल का है कि आप ये जो स्टेप 2 लिखने से पहले ना डबल एंट्री सोच लें। इन्वेंट्री को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप क्या करते हैं? डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही एंट्री होती है ना। इन्वेंट्री सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 से डेबिट की, कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 से क्रेडिट की, ये एफएस में हुआ हुआ है। अब आईएफआरएस के मुताबिक इन्वेंट्री कितने की है? 25 रुपए की। इन्वेंट्री कितने की है? 25 रुपए की। तो डेबिट होनी चाहिए इन्वेंट्री, मतलब 25 से मुराद है कि कॉस्ट 100 है और एनआरवी 25 है। बात समझ में आ रही है? और क्रेडिट होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स 25 से। मिस स्टेटमेंट का फॉर्मूला तो नहीं याद? आईएफआरएस माइनस एफएस। आईएफआरएस के मुताबिक इन्वेंट्री 25 है, एफएस में कितनी आ रही है? तो 75 से इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। और दूसरी इस ट्रांजैक्शन की लेग क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोशिश करनी है आपने वो जो स्पेसिफिक प्रॉफिट ना रिजल्टेंट नंबर है, रिजल्टेंट से मुराद होता है मतलब सेल माइनस कॉस्ट करके, तो आपने वो एग्जैक्ट जो एफएसएलआई है ना वो मेंशन करना है। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में से कितनी अमाउंट माइनस हो रही है? 100। माइनस होनी कितनी चाहिए? 25। तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेटेड नहीं है? कॉस्ट ऑफ सेल, अब ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ टाइम अब लगा रहा हूं। थैंक यू। तो इसमें अब ये मसला हो गया ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है। सिर्फ जब इन्वेंट्री ज्यादा तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी ना। सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। एफएस
और IFRS, ओपनिंग इन्वेंट्री 200 दोनों में सेम रखता हूं, परचेजेस 300 दोनों में सेम रखता हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री FS में कितनी है? 100। FS में 100, तो 200 प्लस 300 500, 500 माइनस 100 400, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्कआउट होगी। IFRS के मुताबिक क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बनती है? 25, यहां से 25 माइनस कर लूं, 500 माइनस 25 475। FS में कॉस्ट आ रही है 400 की, IFRS के मुताबिक कॉस्ट कितनी बनती है? 475। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट हुई हुई है या ओवर स्टेट? सही से बताएं, जान तो नहीं छुड़ा रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात? तो याद रखिए। अच्छा, अगर तो समझ आ गई है, मैंने कहा था ना सारे मार्केट सेगमेंट्स टारगेट करने हैं, तो सॉरी स्टूडेंट सेगमेंट्स, तो अगर तो समझ आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज याद रख लें इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कॉस्ट इन्वेंट्री जितनी, क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं, होमवर्क लेते जाइएगा। हाँ, टेस्ट तो है, 2 टेस्ट हैं, बिजनेस लॉ। अच्छा, ये यहाँ पर ना हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड हो रहा है। ये किसी का